नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत की वरिष्ठ कथाकार संतोष श्रीवास्तव जी की कहानी क्या पाया। तो आइए सुनते हैं कहानी। फिर कब आना होगा? जैसे ही 2-3 दिन की छुट्टियां आएंगी मैं आ जाऊंगी। देखो, इसी तरह आते जाते एक लंबा समय गुजर गया। सो तो है, परंतु अपने परिवार के लिए इतना त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो और यहीं रहो। कैसी बात करते हो सुदीप? हमें अभी तो पैसों की ज्यादा जरूरत है। संदीप का मुंबई में इंजीनियरिंग में एडमिशन होने वाला है। अब इसकी पढ़ाई का खर्चा कम तो होगा नहीं। सच कहती हूँ सुदीप, जैसे ही इसकी नौकरी लगेगी मैं नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सुदीप ने दीप्ति का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। दीप्ति की आंखें गीली थीं। तभी एक लंबी सीटी के साथ रेल चल दी थी। सुदीप देर तक हाथ हिलाता रहा था, जब तक कि दीप्ति और उसकी रेल आंखों से ओझल नहीं हो गए। दीप्ति को स्टेशन छोड़कर घर आने के बाद सुदीप थोड़ा सुस्ताने के लिए पलंग पर लेट गया। पास ही एल्बम पड़ा था, जिसे दीप्ति ने पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए निकलवाया था। लेकिन इतने थोड़े समय के लिए आने के कारण दीप्ति के पास 50 काम निकल आते हैं, इसलिए वह एल्बम देख नहीं पाई थी। आखिर सुदीप ही उसके पन्ने पलटने लगा। शादी के पहले से ही दीप्ति दून के एक स्कूल में अध्यापिका थी और सुदीप हरिद्वार में एक कंपनी में ड्राफ्टमैन था, जिसके प्रोजेक्ट पर्वतीय इलाके में चल रहे थे। एक बार सुदीप अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दून गया था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर डिजाइन कर रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया था और वह और उसकी डिजाइन दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ गए थे। उसे देखकर दीप्ति पहले तो खूब हंसी, लेकिन बाद में उसने आगे बढ़कर सुदीप को थाम भी लिया था, वरना वह और नीचे तक लुढ़कता। वहीं सुदीप और दीप्ति की आंखें चार हुई थी। सुदीप ने इधर उधर देखा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ते हुए दीप्ति को थैंक यू बोला। पहली मुलाकात में ही वह दीप्ति का दीवाना हो गया था। अब वह रोज ही शाम को दीप्ति के स्कूल के सामने देवदास सा खड़ा हो जाता। पहले पहल तो दीप्ति को वह चिपकू लगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में दीप्ति को महसूस होने लगा कि सुदीप के बिना उसके जीवन में कहीं रिक्तता है, अधूरापन है। एक दिन दीप्ति दून से स्कूल के काम से दिल्ली आ रही थी। गाड़ी बहुत लेट थी। वह परेशान सी कभी बस स्टैंड तो कभी रेलवे स्टेशन के चक्कर काट रही थी। तभी सुदीप ने जीप रोकते हुए कहा था, सच में दीप्ति जी, आप जब परेशान होती हैं तब बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, कभी इस सेवक को भी तो सेवा का मौका दिया करें। चलिए जल्दी से बैठिए, मुझे भी दिल्ली ही जाना है। दीप्ति का दिल एक बार तो जोर से धड़क उठा था कि अकेले और अनजाने आदमी के साथ जाना क्या उचित होगा। लेकिन फिर दिल ने कहा, अरे ये अकेला अनजाना कहाँ है। जिसे मन ही मन अपना लिया हो, उसके साथ सफर करने में डर कैसा। और दीप्ति सुदीप की बगल में बैठ गई थी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और रह रहकर दीप्ति के बालों की लटें सुदीप के चेहरे से टकरा जाती थीं। पूरा सफर खामोशी में ही बीता। दोनों की दिलों की धड़कनें पहले मिलन का पैगाम कह रही थीं। ऐसा लग रहा था दिल तो सब कह सुन रहा था, पर शब्द जुबान पर नहीं आ रहे थे। दीप्ति अपने गंतव्य स्थान पर उतर गई थी और सुदीप अपने कामों में लग गया था। एक हफ्ते के काम के बाद सुदीप वापस दून आया था। वहां दीप्ति उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दून का प्रोजेक्ट पूरा होने पर सुदीप को वापस हरिद्वार आना था, इसलिए उसने दीप्ति से मुलाकात कर अपने मन की बात उसके सामने रख ही दी। 1 माह के लंबे इंतजार के बाद दीप्ति की भी सहमति उसे प्राप्त हो गई थी। सुदीप और दीप्ति के बीच यह समझौता हुआ था कि जब दीप्ति की नौकरी उनके लिए परेशानी का कारण बनेगी, तब दीप्ति नौकरी छोड़ देगी, क्योंकि न तो दीप्ति हरिद्वार आ सकती थी
और ना ही सुदीप दून में रह सकता था। शादी के बाद दोनों ने 15 दिन की छुट्टी ली थी और मसूरी हनीमून के लिए गए थे। हंसते गाते समय कैसे गुजर गया मालूम ही नहीं पड़ा। अब दीप्ति दून में रहती और सुदीप हरिद्वार में। एक बार सुदीप ने जब दीप्ति से नौकरी छोड़ने का जिक्र किया, तब दीप्ति ने कहा, देखिए अभी हम दो ही हैं, लेकिन आगे हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल वैसे ही नौकरियां मिलती नहीं हैं, इसलिए नौकरी छोड़ने की बजाय कभी मैं तो कभी तुम मिलने के लिए आते जाते रहा करेंगे। सुदीप को दीप्ति की बातों में दम लगा था और उसने दीप्ति को नौकरी करते रहने की अनुमति दे दी थी। इस बीच दीप्ति गर्भवती हो गई और उनके बीच संदीप आ गया था। हम दो हमारा एक बस। इसके बाद दीप्ति ने ऑपरेशन करवा लिया था। बच्चा क्रैच में पलने बढ़ने लगा था। दीप्ति को दून में स्कूल का क्वार्टर मिला था। इसी तरह आपसी सामंजस्य पर उनकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। सुदीप ने बढ़ती आर्थिक तंगी के कारण अब दीप्ति से नौकरी छोड़ने का आग्रह करना कम कर दिया था। समय अबाध गति से गुजर रहा था और इस तरह 23 साल गुजर गए थे। साहब, आज ऑफिस को नहीं जाने का क्या? सच में साहब, आपने और बाई साहब ने अपने परिवार के लिए बहुत किया। कमलाबाई की आवाज से सुदीप की तंद्रा टूट गई। वह जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गया। सुदीप के मन मस्तिष्क में दीप्ति की एक ही बात घूम रही थी कि संदीप की नौकरी लगते ही वह भी नौकरी छोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए सुदीप के पास आकर रहेगी। अपनी पढ़ाई और नौकरी के दौरान ही संदीप ने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली थी। उसकी शादी करके दीप्ति और सुदीप निश्चिंत से हो गए थे। दीप्ति 4 दिन की छुट्टियों में हरिद्वार आई हुई थी। दोपहर का समय था। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रही थी। तभी संदीप के कमरे से आती आवाज ने उसके पैर बांध दिए थे। संदीप कह रहा था, पल्लवी, माँ ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। माँ और पापा ने इस घर को बनाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए जीवन भर समझौता किया। माँ दून में रहीं और पापा यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि माँ यहीं रहें, हम सबके बीच और पापा के पास। तभी उसे पल्लवी की आवाज सुनाई दी थी, संदीप, तुम भी कैसी बातें करते हो? माँ मीन्स सास। ओह नो संदीप, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती। वो यहाँ रहेंगी तो ये मत करो वो मत करो, ऐसे रहो, सुबह जल्दी उठो। नो संदीप, मैं तो सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। वो सीता की भी कैकेयी सास थी ना, कितना परेशान कर दिया था उसे। माँ तो आती जाती ही अच्छी है। और इसी के साथ उसे संदीप और पल्लवी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। उसमें आगे कुछ सुनने की शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए वह वापस अपने कमरे में जाकर तकिए पर सिर रखकर काफी देर तक रोती रही थी। शाम को सब एक साथ नाश्ता करने बैठे थे। तभी सुदीप ने कहा, दीप्ति, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है और अपने वादे के अनुसार अब तुम नौकरी छोड़कर यहीं रहो हम सब के साथ। दीप्ति शांत थी। उसने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सुदीप, तुम कहोगे कि मैं दून जाने के बहाने बनाती जा रही हूँ, लेकिन यह सच है कि मुझे और तुम्हें नौकरी और पैसों की अब ज्यादा जरूरत है। हमने अब तक की कमाई तो संदीप की पढ़ाई, शादी और मकान बनाने में खर्च कर दी। ना मेरे पास कुछ पैसा है ना तुम्हारे पास, लेकिन हमें बुढ़ापा भी तो गुजारना है। जब हाथ पैर थक जाएंगे उस समय के लिए भी तो 2 पैसे हमारे पास होने चाहिए ना। सुदीप दीप्ति की पहेली को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन संदीप और उसकी पत्नी पल्लवी ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे मानो वे ही माँ के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। शाम की ट्रेन से दीप्ति वापस जा रही थी। सुदीप उसे छोड़ने आया था। इस बार दीप्ति खुद ही बोली थी, अब आपके और मेरे रिटायरमेंट के 2-3 साल ही तो और बचे हैं। मैं सोचती हूँ जैसे 25 साल गुजर गए वैसे ये भी गुजर जाएंगे। इसके बाद हम दून में ही किराए का मकान लेकर साथ रहेंगे। बच्चों को उनकी जिंदगी उनके अनुसार ही गुजारने दो।
रेल फिर लंबी सीटी के साथ चल दी थी। इस बार सुदीप दीप्ति के चेहरे के अज्ञात दर्द को स्पष्ट पढ़ रहा था। रेल में दीप्ति सोच रही थी और यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस लंबे त्याग और सुदीप से बिछोह के बाद उसने और सुदीप ने क्या पाया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।